मूवी शुरू होती है और हमें 2066 के अंदर अमेरिका और रशिया के बीच चल रही जंग को दिखाया जाता है, जहां ह्यूमंस इतने ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं कि उन्होंने लड़ने के लिए भी काफी जदीद रोबोट्स बना रखे हैं। वो रोबोट्स काफी ज्यादा ताकतवर और बहुत ही फुर्तीले थे, लेकिन ये रोबोट्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ही पास हैं। इसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को छीनने के लिए रशिया ने अमेरिका के साथ जंग शुरू कर दी, लेकिन रशिया को उसी की जंग उसी पर भारी पड़ रही है। रशिया के लीडर का नाम है विक्टर कोवल, जिसे इस बात की घंटा परवाह नहीं होती कि जंग के अंदर कितने लोग मरेंगे, और दुनिया ने आज से पहले उससे बेरहम लीडर कभी नहीं देखा। उसी जंग के दौरान हमने देखा कुछ अमेरिकी सोल्जर्स को जो अपने साथ काफी रोबोट्स को लेकर एक चौकी पर हमला करने जा रहे थे, लेकिन वो मिशन उनकी सोच से कई ज्यादा मुश्किल हो रहा था और उन्हीं के हमले उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ रहे थे। अमेरिका के 2 सोल्जर्स बाकी के सोल्जर से काफी दूर जाकर घायल हो जाते हैं, इसलिए अमेरिका में बैठे हुए जनरल रशियन आर्मी पर ड्रोन हमला करवाने की सोचते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने सैम नाम के एक ड्रोन पायलट को कहा जो हेडक्वार्टर्स में बैठा हुआ रिमोटली ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था। जनरल ने कहा, सैम जब हम ऑर्डर दे तब उन सभी रशियंस की धज्जियां उड़ा देना। लेकिन तभी सैम की नजर वहां पर मौजूद एक ट्रक पर पड़ी जिसके अंदर काफी खतरनाक हथियार हो सकते थे। सैम अपने ऊपर बैठे हुए बॉसेस को बोलता है, मुझे लगता है कि हमें उस ट्रक को पहले उड़ा देना चाहिए। लेकिन जंग के अंदर लड़ रहे कैप्टन की जो 2 सोल्जर्स थे वो अभी भी उस ट्रक के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, इसीलिए कैप्टन जनरल से बोलते हैं, मुझे पहले अपने 2 सोल्जर्स को वापस रेस्क्यू कर लेने दो। जैसे मैं उन्हें वापस ले आऊंगा तो अगले ही पल आप उस ट्रक को उड़ा देना। लेकिन सैम देखता है कि अब उस ट्रक के अंदर अचानक से हलचल होने लगी है, मानो जैसे वो ट्रक वाले अब बाकी के अमेरिकन सोल्जर्स पर हमला करने वाले हो, जिस वजह से सैम ने किसी की भी एक नहीं सुनी और तुरंत ही अपने ड्रोन से उस ट्रक को उड़ा दिया और फिर वो सीन कट हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं सैम को जो आर्मी की अदालत में खड़ा था। हमें पता चला कि उस ड्रोन हमले में सैम ने वो 2 सोल्जर्स भी उड़ा दिए जो कैप्टन के लाख मना करने के बावजूद भी सैम के हमले की चपेट में आ गए। अब चूंकि सैम एक काबिल ऑफिसर था, इसीलिए वो सैम को आर्मी से तो निकाल नहीं सकते, मगर अब सैम को अपने किए की सजा तो मिलनी चाहिए, जिस वजह से आर्मी वाले ये फैसला करते हैं कि सैम अपने हेडक्वार्टर से निकलकर फील्ड में 6 महीने गुजारेगा। सैम ने अपने ऊपर बॉसेस को बोला, मुझे जरा सा भी तजुर्बा नहीं है कि कैसे फील्ड में काम करते हैं, इसलिए मुझसे ये नहीं होगा। मगर जैसे कि आर्मी वालों ने ये प्लान कर लिया था, तो अब ये फैसला कभी भी रद्द नहीं हो सकता और ना चाहते हुए भी सैम को फील्ड के अंदर जाना पड़ता है। सैम को बताया गया था कि तुम्हें कैप्टन माइकल से मिलना है। सैम कड़ी बारिश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन अभी भी उसे माइकल कहीं नहीं दिखाई देते। तभी दूर खड़ा हुआ एक कर्नल सैम को बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया था कि तुम आने वाले हो, इसीलिए बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाओ, तुम्हें माइकल वहीं मिलेंगे। सैम तुरंत ही ऐसा करता है और बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग के अंदर एंटर होते ही वो जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे काफी ज्यादा एडवांस्ड रोबोट दिखाई दिए जो सैम ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखे थे। उन रोबोट्स को देखकर सैम काफी ज्यादा डर गया, लेकिन फाइनली वो माइकल से जा मिलता है। माइकल सैम को देखकर जरा सा भी खुश नहीं थे। माइकल ने सैम को बोला, देखो बेटे, मैं तुम्हें बता दूं कि हमें विक्टर कोवल को खत्म करना है। ऐसा करने के लिए हमें उससे कोई जंग करके उसे नहीं जीतना, बल्कि एक शातिर दिमाग से उसे खत्म करना होगा, क्योंकि जंग में काफी मासूम लोग मारे जाते हैं और हमें उसी चीज से अवॉइड करना है। और तुम्हारा काम बस ये होगा कि मैं तुम्हें जो और जितना कहूँ तुम्हें वो और उतना ही करना होगा और कोई भी शान पत्ती करने की जरूरत नहीं है। और तैयार हो जाओ, हमें अभी एक मिशन के लिए निकलना है। फिर माइकल ने बातों ही बातों में बताया कि विक्टर कोवल अब एक बहुत ही बड़ी जंग चाहता है। मेरे खबरी ने मुझे खबर दी है कि वो अमेरिका पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा और अमेरिका बहुत ही जल्द दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये सारी तबाही रोकने के लिए हमें सबसे पहले न्यूक्लियर कोड्स को हासिल करना है, जो किसी और के पास नहीं बल्कि विक्टर के पास ही होंगे। उन कोड्स के बिना विक्टर कोवल के न्यूक्लियर बॉम्ब्स किसी काम के नहीं है। माइकल की बातें सुन के सैम बोलता है, चले आपने जो बताया वो काफी ज्यादा सिंपल तो है, लेकिन इसे करना उतना ही इम्पॉसिबल है, तो बताइए हम इसे करेंगे कैसे? जिसके जवाब में माइकल कहता है, तुम बस देखते जाओ। इसके अगले ही पल माइकल ने सैम के सामने ही अपनी शर्ट उतार दी और हमारे सामने एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा होता है। सैम ने देखा कि माइकल कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही हाईटेक और एडवांस्ड एंड्रॉइड रोबोट है, जो इंसानों की तरह ही सोच सकता है, इंसानों की तरह ही दिखता है और तो और इंसानों से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। माइकल की हालत देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है। सैम ने कहा, हमें तो नहीं बताया गया कि अभी तक अमेरिका ने ऐसे एडवांस्ड रोबोट बना लिए। जिस पर माइकल बोलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। आम जनता तो दूर की बात है, आर्मी के अंदर भी मेरी असलियत किसी को नहीं पता, तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। इतना कहते ही विक्टर कोवल के लिए सैम और माइकल अपने सामान को पैक करते हैं और निकल जाते हैं। जब माइकल कार के अंदर अपना सामान रखने गया तो कुछ सोल्जर्स ने सैम को पकड़कर एक कंटेनर के साथ लगा लिया और उसे बुरी तरह पीटने लगे। ये वही सोल्जर्स थे जिनके साथी सोल्जर्स को सैम ने अपने ड्रोन हमले से उड़ा दिया था और उनका कैप्टन दूर खड़ा हुआ सैम की पिटाई देख रहा होता है। कैप्टन सैम के पास आया और उसने कहा, तुम
जैसे घटिया लोग आर्मी में नहीं होने चाहिए। तुम अपने आप को ही बॉस समझते हो तो अपनी ही आर्मी क्यों नहीं खड़ी कर लेते। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन माइकल आ गए और दूसरे कैप्टन ने माइकल को देखकर सैम को जाने का ऑर्डर दे दिया। फिर अब काफी बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर आर्मी वाले रशिया की ओर निकल जाते हैं। उनका प्लान क्या था वो हमें आगे चल के पता चलेगा। वो जैसे ही एक जंग के इलाके में आते हैं तो हमें दिखाया गया कि यहाँ पर हर एक बिल्डिंग और हर एक मशीन तहस नहस हो चुकी है। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ियां अचानक से रुक गई। बाहर निकलने पर उन सबको पता चलता है कि कुछ ही दूर बेचारे रशिया के आम लोग खाने से भरा हुआ ट्रक लूट रहे हैं। सारे अमेरिकी सोल्जर्स जिनके साथ रोबोट्स भी थे वो तुरंत ही नीचे उतरे और उन सबको एक जगह फ्रीज होने का ऑर्डर दे देते हैं। मगर वो लोग भी कुछ कम नहीं थे। उन सबके पास अपने अपने हथियार होते हैं और वो बाकी सभी सोल्जर्स को पीछे मुड़ने का कहते हैं। लेकिन तभी माइकल नीचे उतरते हैं और उन सभी सोल्जर्स को एक जगह पर रुकने का कहकर खुद बाकी रशियंस के पास चले गए। उन्होंने अपनी गन को नीचे रखा और कहा, देखो मैं निहत्था हूँ, मैं तुम सबसे बात करने आया हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता। माइकल ने कहा, हम सब लोग सिर्फ यहाँ से गुजर रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि तुम हम पे हमला मत करना। हमारे पास तुमसे 3 गुना ज्यादा हथियार और 3 गुना ज्यादा लोग हैं, इसलिए तुम्हारे जीतने का तो कोई नामो निशान ही पैदा नहीं होता। तुम सब लोग ये ट्रक रख सकते हो, बदले में हम यहाँ से चले जाएंगे। माइकल की बातचीत का उन सब रशियंस पर काफी अच्छा असर होता है और वो सभी रशियंस शांत हो गए और फिर माइकल आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे आ जाता है। माइकल ने सभी को कहा, चलो अब हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और अपने मिशन पर फोकस करेंगे। लेकिन तभी आसपास की बिल्डिंग्स पर से अमेरिकन आर्मी पर गोलियां बरसनी शुरू हो गई। वो सभी लोग विक्टर कोवल के आदमी थे। उनके पास काफी बड़ी बड़ी गन्स, रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड्स होते हैं, जिनकी वजह से आर्मी वाले उनका सामना नहीं कर पाते और ना चाहते हुए भी माइकल और सैम उन सभी आर्मी वालों को मरने के लिए छोड़कर खुद भाग जाते हैं। चलते चलते उन्हें शाम हो गई और अब वो एक जंगल में थे। सैम ने कहा, माइकल अब तो तुम मुझे बता सकते हो कि हमारा मिशन क्या है। लेकिन माइकल कहता है, हमें आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अगर मैं हमारे मिशन के बारे में तुम्हें सब कुछ अभी बता दूं तो हो सकता है तुम यहाँ से आगे जाने के लिए एक कदम भी ना उठाओ, तो प्लीज चुपचाप मेरे साथ चलते जाओ। वो 2 घंटे लगातार चलने के बाद एक रेफ्यूजी कैंप तक पहुँच गए। ये रेफ्यूजी कैंप सिर्फ और सिर्फ रशियंस के लिए था। कैंप के बाहर सोल्जर्स खड़े थे और इस कैंप की लीडर एक लड़की होती है जिसका नाम वैलेंटीना है। वैलेंटीना विक्टर कोवल को पसंद नहीं करती और ये सब लोग चाहते हैं कि विक्टर कोवल मारा जाए और इसीलिए अब वो विक्टर कोवल के ना चाहते हुए भी अमेरिका के साथ खड़े हैं। सैम और माइकल जैसे ही कैंप के अंदर आए तो उन्हें वहाँ पर वैलेंटीना तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक हॉस्पिटल में माइकल और सैम को कहा गया कि आप यहीं वेट करो, वैलेंटीना कुछ देर तक आती ही होंगी। जब वो दोनों जरा सा आराम से बैठे ही थे कि तभी वहाँ पर विक्टर कोवल का एक स्नाइपर आ गया। उसने माइकल को मारने की कोशिश की लेकिन गलती से उसका निशाना चूक जाता है और माइकल को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। अब चूंकि माइकल इतना ज्यादा ट्रेंड एंड्रॉइड रोबोट था इसीलिए वो एक ही शॉट के अंदर विक्टर कोवल के आदमी को ढेर कर देता है। माइकल सैम को लेकर तुरंत ही विक्टर कोवल के आदमी के पास आया और उसे पूछने लगा कि विक्टर कोवल की लोकेशन क्या है। लेकिन काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बावजूद भी वो आदमी विक्टर कोवल की लोकेशन के बारे में जरा सा भी नहीं पता था। इसलिए माइकल उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ आया और सैम को अपने साथ एक ट्रक में बिठाकर खुद ही वैलेंटीना के अड्डे पर जाने लगता है। रास्ते में माइकल ने सैम से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा होगा कि आखिर विक्टर कोवल को कैसे पता चल जाता है कि हम कब और किस जगह पर हैं। वो इसीलिए जैसे विक्टर कोवल की टोलियों में गद्दार हैं, इसी तरह हमारी टोलियों में भी काफी ज्यादा गद्दार हैं। लेकिन इस बात के बारे में मुझे भी नहीं पता कि हम दोनों तो सबसे अलग होकर इस बेस पर आए थे, तो विक्टर कोवल को कैसे पता कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन हमें इससे क्या, हमने तो स्नाइपर को मार डाला ना। उनकी बातचीत के दौरान ही वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बेस के बाहर काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है और उन्हें बिना चेकअप किए ही अंदर ले जाया गया। कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात वैलेंटीना से हुई। वैलेंटीना माइकल को पहले से जानती थी। दरअसल माइकल जिन खबरियों की बात कर रहा है वो खबरी वैलेंटीना के अपने ही लोग हैं जो विक्टर कोवल के साथ काम करते हैं और वो सारी खबर वैलेंटीना और माइकल को भी देते हैं। वैलेंटीना ने माइकल और सैम को अपने साथ चलने का कहा, जहाँ पर वो उन दोनों को बताती है कि विक्टर कोवल आज से 4 दिनों बाद अमेरिका पर परमाणु बम गिराने वाला है, तो हमें जल्दी से जल्दी परमाणु बम के न्यूक्लियर कोड्स को चुराना होगा और वो कोड्स विक्टर कोवल के राइट हैंड के पास है जिसका नाम है इवान। अब इवान तक कैसे पहुंचा जाए ये हमें रसल नाम का एक आदमी बताएगा। इसके तुरंत बाद ही वो तीनों रसल के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही रसल के अड्डे पर पहुंचे तो वैलेंटीना उन दोनों को एक आदमी के पास ले जाकर माइकल की तरफ इशारा करती है। माइकल ने अगले ही पल उस आदमी को धूल चटा दी और वो तुरंत ही रसल के पास भी पहुंच जाता है। माइकल अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स के साथ रसल के सभी आदमियों को जान से मार डालता है, लेकिन रसल वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इस बात का अंदाजा माइकल को भी था, इसलिए माइकल अपनी काफी फुर्ती के साथ रसल पर टूट पड़ा और रसल से पूछा कि बताओ इवान के पास जो न्यूक्लियर कोड्स है वो हमें कैसे हासिल होंगे। रसल ने कहा, वो एक येलो कलर के बॉक्स में है और मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें इवान की लोकेशन बता दूंगा। माइकल के पूछने से पहले ही वो इवान की लोकेशन के बारे में बता
बता देता है, जिस वजह से वैलेंटीना ने उसके सर में गोली मारकर उसे जान से मार डाला। फिर वैलेंटीना उन दोनों को वहीं पर छोड़कर अपने बेस की ओर निकल गए, क्योंकि अब आगे का काम माइकल और सैम अकेले ही करने वाले हैं। जब वो दोनों गाड़ी में बैठकर इवान की लोकेशन की ओर जा रहे थे, तभी सैम माइकल से कहता है, मुझे लगता है कि हमें रसल ने गलत लोकेशन बताई है। बताओ, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड्स कोई अपने राइट हैंड को कैसे दे सकता है? मुझे तो ये सारी चाल लगती है, इसलिए हमें फिर से कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए। मगर माइकल को रसल की बताई हुई लोकेशन पर पूरा यकीन था, मानो जैसे उसे कुछ ऐसा पता है जो सैम नहीं जानता। कुछ ही देर बाद माइकल ने एक जगह पर गाड़ी रोकी और सैम को अपना चाकू देकर कहा, मेरी पीठ पे एक ट्रैकर लगा हुआ है, जिसकी मदद से अमेरिकन आर्मी मुझे ट्रैक करती है। मगर बदकिस्मती से रशिया वाले भी इस ट्रैकर को जान चुके हैं। मैं जैसे ही उनके रेडार में जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए तुम्हें ये ट्रैकर निकालना होगा। अब सैम ना चाहते हुए भी उस चाकू की मदद से माइकल की पीठ पर एक बहुत बड़ा कट लगाता है और काफी डरते हुए माइकल के ट्रैकर को बाहर निकाल लेता है। फिर माइकल ने सैम को एक बैंडेज दी। जब सैम ने वो बैंडेज माइकल की पीठ पर लगाई तो तुरंत ही माइकल की पीठ पहले जैसी हो जाती है और फिर वो दोनों तैयार होकर इवान के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वो अभी इवान के अड्डे के अंदर एंटर ही हुए थे कि इवान के लोग पहले से ही उन दोनों पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। अपने ऊपर चारों तरफ से गोलियां चलती देख सैम बहुत ही ज्यादा सहम गया और एक पिलर का कवर लेकर वो दुम दबा कर बैठ जाता है। लेकिन माइकल, जो काफी ज्यादा ट्रेन था, वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को जान से मारने लगा और माइकल ने देखते ही देखते सभी रशियंस की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक रशिया का काफी मजबूत रोबोट हाथ धोकर माइकल के पीछे पड़ जाता है। अमेरिका को अब तक यही लगता था कि रशिया वाले उन जैसा रोबोट नहीं बना सकते, इसलिए माइकल पहले तो उस रोबोट को देखकर काफी हैरान होता है। लेकिन अगले ही पल माइकल भागता हुआ रोबोट को ऊपर ले आया और उसे अपने जाल में फंसाकर एक ग्रेनेड की मदद से उसके चीथड़े उड़ा देता है। यहाँ हम देखते हैं सैम को, जिसने देखा कि उस बिल्डिंग के अंदर आम शहरी भी मौजूद है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उन सभी शहरियों को बाहर निकालकर एक सेफ जगह पर ले जाने का जिम्मा उठा लेता है। सैम जैसे ही बिल्डिंग से बाहर आता है तो उसने अपनी दोनों तरफ अमेरिकन आर्मी के रोबोट्स को देखा, जिससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि यहाँ पर और भी ज्यादा सोल्जर्स आने वाले हैं। सैम को जिस बात का डर था वो बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि अगले ही पल बिल्डिंग में से बहुत ज्यादा रशियन सोल्जर्स, जिन्होंने आम शहरियों को बंदी बना रखा था और उनके पास अमेरिकन आर्मी से भी ज्यादा जदीद रोबोट्स थे, वो बाहर आते हैं। लेकिन माइकल अभी भी अंदर ही था। सैम को तुरंत ही पता चल गया कि अमेरिका वाले यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, क्योंकि सैम ने वहाँ पर एक भी अमेरिकन सोल्जर को नहीं देखा। सारे के सारे रोबोट्स थे, जिसके पीछे अमेरिकन आर्मी का सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो वहाँ पर एक बॉम्ब गिरा दो। यहाँ हम देखते हैं माइकल को, जिसने फाइनली इवान को ढूंढ लिया, लेकिन इवान अपने साथ वो न्यूक्लियर कोड्स को लेकर ऊपर भागने लगता है। इधर सैम के लाख मना करने के बावजूद भी अमेरिकन रोबोट्स ने रशियन सोल्जर्स पर अटैक कर दिया और उनको जान से मारने लगे। जिस मौके का फायदा उठाकर जैसे ही कुछ होस्टेजेस ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो एक रशियन सोल्जर्स ने उन दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। अब रशियन सोल्जर्स को अमेरिकी रोबोट्स चारों तरफ से घेर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके उनके पास आने लगे। यहाँ सैम ने बाकी के बचे हुए होस्टेजेस को एक दूसरी बिल्डिंग में लाया और उनको सही सलामत यहाँ से आजाद कर दिया। लेकिन तभी एक सैटेलाइट फोन से वो अपने बॉस को कॉल लगाता है और उनको कहता है, देखिए यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। हमारे रोबोट्स जल्द ही रशियन रोबोट्स और रशियन सोल्जर्स को खत्म कर देंगे, इसलिए ड्रोन के हमले की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ड्रोन का हमला करवाना है या नहीं ये पहले ही तय हो चुका है। और वो सैम को बोलते हैं कि माइकल को वहीं पर छोड़ो और चुपचाप अपनी जान बचाकर उस एरिया से दूर चले जाओ। यहाँ हम देखते हैं माइकल को, जो इवान का पीछा करते करते ऊपर रूफ टॉप तक पहुँच जाता है। उसने इवान की टांग पर गोली मारी, जिस वजह से इवान और ज्यादा भाग नहीं पाया। माइकल तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गया और पलक झपकते ही इवान को छत से नीचे फेंक देता है। यहाँ हमने देखा कि जनरल के लाख मना करने के बावजूद भी सैम उस जोन से दूर नहीं गया और फिर ड्रोन हमले की वजह से सैम बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मगर तुरंत ही सीन कट हुआ और हम देखते हैं सैम को, जो माइकल के साथ एक गाड़ी में बैठा था। सैम ने पूछा, वो कोड्स तुम्हें मिल गए क्या? जिस पर माइकल ने कहा, वो कोड्स तो मुझे मिल चुके हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। तभी सैम माइकल को बोलता है, चलो अब ये कोड्स हम अमेरिका को दे देते हैं। लेकिन सैम की ये बात सुनकर माइकल बिल्कुल चुप था। माइकल का ये बर्ताव देखकर सैम को माइकल पर जरा सा शक होता है। सैम ने कहा, जल्दी से जल्दी हमें अमेरिका तक पहुंचना है ताकि ये कोड्स विक्टर कोवल के हाथ न लगे। लेकिन तुरंत ही माइकल ने सैम की कनपट्टी पर अपनी गन रखी और सैम के सर पे वार करके उसे एक जगह पर बेहोशी छोड़ दिया। जब सैम की आंख खुली तो वैलेंटीना के लोग उसे उठाकर वैलेंटीना के पास ले जाते हैं। यहाँ हमने देखा माइकल को, जो फाइनली विक्टर कोवल की बेस पर पहुंच गया था। माइकल पहले से ही विक्टर कोवल का आदमी है, लेकिन ये बात अमेरिका को नहीं पता थी। अमेरिका को ये लगता था कि अमेरिका ही एंड्रॉइड रोबोट्स या जंगी रोबोट्स बनाने में सबसे आगे है, लेकिन सच तो ये था कि रशिया का ही वो रोबोट था जिसका नाम माइकल है और वो रोबोट अमेरिका ने नहीं बनाया, बल्कि रशिया ने जानबूझकर उसे अमेरिका के पास फेंक दिया था। अमेरिका ने तो बस उसे जरा सा एडवांस्ड किया। यहाँ हमने देखा वैलेंटीना को, जो सैम को बताती है, बताओ तुमने
माइकल से गद्दारी क्यों की। सैम कहता है गद्दारी मैंने नहीं बल्कि गद्दार वो है, उसने मुझे मार कर एक जगह फेंक दिया और अब वो कोड्स लेकर विक्टर कोवल के पास जा रहा होगा, लेकिन उसका क्या मकसद है ये हमें नहीं पता। वैलेंटीना कहती है नहीं, वो हमारे पास आएगा क्योंकि हमारी यही डील हुई थी। मगर सच तो ये है कि वो अब विक्टर कोवल के पास है। विक्टर कोवल को ये सब कुछ पता चल जाता है कि रसल और इवान को माइकल ने ही मारा है, इसीलिए वो माइकल के पास आया और उसे कहने लगा तुम मेरे ही प्रोडक्ट हो, लेकिन जब हमने तुम्हें कूड़े के ढेर में अमेरिका छोड़ा था तब तो तुम इस तरह के नहीं थे। माइकल कहता है हाँ, अमेरिका वालों ने मुझे सोचने का हक दिया, अमेरिका ने मेरे माइंड को और भी ज्यादा एडवांस बना दिया और देखो अब मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ हम देखते हैं वैलेंटीना को, जिसे अब सैम और माइकल दोनों पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने माइकल पर अंधा यकीन किया। सैम कहता है प्लीज मुझे जाने दो ताकि मैं माइकल को रोकने के लिए अमेरिका को ये सब कुछ बता सकूं। वैलेंटीना कहती है चलो एक टिप देती हूँ, जिस जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़े हुए हैं ना, उस जगह की लोकेशन मैं अमेरिका को बता चुकी हूँ, लेकिन अमेरिका वाले मेरी बात नहीं मान रहे, तो बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप उस लोकेशन पर जाओ और जिस जगह पर न्यूक्लियर कोड्स को डाला जाएगा वो जगह ही तोड़ दो, यानी वो कंप्यूटर को ही उड़ा मारो, जिससे वो न्यूक्लियर कोड्स को डालने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। अगर न्यूक्लियर कोड्स नहीं जाएंगे तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक्टिवेट नहीं होगा, जिस पर अब सैम ना चाहते हुए भी उस जगह पर जाने को मान गया। लेकिन सैम वैलेंटीना को बोलता है मुझे फील्ड में यानी कि एज अ सोल्जर जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे साथ कम से कम कोई ट्रेंड सोल्जर तो भेज ही सकती हो। लेकिन वैलेंटीना ने कहा मैं जो कुछ भी कर सकती थी कर चुकी हूँ, इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है। यहाँ हम देखते हैं विक्टर कोवल और माइकल को, जिनकी आपस में बातचीत चल रही थी और माइकल ने बातों ही बातों में बताया अगर मैं तुमसे ज्यादा एडवांस्ड और मजबूत हूँ तो बताओ मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूँ, मैं तो यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, तुम्हें मारने के बाद रशिया मेरा होगा और तुम्हें मारने के बाद पहला काम ये करूंगा कि अमेरिका पर न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर दूंगा, अमेरिका का नामो निशान खत्म हो जाएगा और फिर दुनिया पे मेरी यानी रशिया की हुकूमत होगी। इतना कहकर विक्टर कोवल की ही गन से माइकल ने वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स को जान से मार डाला। बाहर खड़े हुए सोल्जर्स भी अंदर आए, लेकिन एक एक करके माइकल ने उनको भी खत्म कर दिया। मगर विक्टर कोवल अभी भी जिंदा होता है और उसने जैसे ही माइकल पर गन फायर किए तो माइकल ने पास ही पड़े हुए झंडे को विक्टर कोवल की छाती में दे मारा और इस तरह विक्टर कोवल की कहानी खत्म हुई। यहाँ हम देखते हैं सैम को, जो एक कार की मदद से ठीक उसी लोकेशन पर आता है जिस लोकेशन के बारे में वैलेंटीना ने सैम को बताया था। इस लोकेशन पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इसलिए सैम को सावधानी बरतनी होगी। सैम जैसे ही उस लोकेशन के अंदर आया तो उसे यहाँ वहाँ काफी ज्यादा डेड बॉडीज देखने को मिली, जो सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी, वो ये कि यहाँ पर माइकल पहले से ही मौजूद है। सिर्फ यही एक बुरी खबर नहीं थी, बल्कि माइकल ने पहले से ही न्यूक्लियर कोड्स को कंप्यूटर के अंदर डाल दिया और अब वो 5 मिनट के टाइमर के बाद सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है और लोकेशन अमेरिका सेट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से सैम आया, जो माइकल को ये सब कुछ रोकने का बोलता है, मगर माइकल पर तो खून सवार था, इसीलिए उसने सैम की एक नहीं सुनी और सैम को मजबूरन ना चाहते हुए भी माइकल को गोलियों से छलनी करना पड़ा। माइकल जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब भी उसने सैम की एक ना सुनते हुए बॉम्ब को नहीं रोका, उल्टा वो सैम को बोलता है तुम ये बताओ अब तुम अमेरिका को चढ़ते सूरज के साथ नहीं देखोगे, अमेरिका का नामो निशान खत्म हो जाएगा और इतने सालों से जो अमेरिका गुरूर करता है ना वो मिट्टी में मिलने वाला है। लेकिन तभी सैम कहता है कि मैं यहाँ आने से पहले अपने प्लान के बारे में अमेरिकन आर्मी को बता के आया था। ये सुनते ही माइकल काफी ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि सैम ने अपने बॉस को कहा आप तुरंत यहाँ पे ड्रोन अटैक कर दीजिए, अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च होने में 1.5 मिनट बाकी है, उतने में मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। बस इतना ही था कि सैम वहाँ से अपनी पूरी जी जान लगाकर भागना शुरू कर देता है और यहाँ हमने देखा एक ड्रोन को जिसने वक्त रहते उस बेस पर अटैक किया और उसी न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ साथ माइकल भी मारा जाता है, मगर वक्त रहते सैम वहाँ से बाहर निकल जाता है और इसी तरह उसने पूरे अमेरिका को अकेले ही बचा लिया। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।